हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम मौर्य काल के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने मौर्य काल में मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, उसके उद्भव के विषय में चर्चा की। मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और उसमें अशोक ने क्या सुधार किए, उसके विषय में चर्चा की। आज हम मौर्यकालीन कला है उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य शासकों ने न केवल एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, अपितु उस विशाल साम्राज्य में एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जिससे साम्राज्य में शांति और समृद्धि है वो स्थापित हुई। और शांति और समृद्धि है वो कला के विकास के अंदर है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शांति समृद्धि के द्वारा ही है वो कला है उसको प्रोत्साहन है वो मिलता है। तो मौर्यकालीन शासकों की नीतियों के कारण से जो मौर्य काल में जो आर्थिक संपन्नता हुई उसने कला को है वो प्रभावित किया। यद्यपि हमें हड़प्पा काल के अंदर है वो कला है जो वास्तुकला है उसके विषय में है वो एक स्पष्ट प्रमाण हमें मिलने लग जाते हैं। लेकिन हड़प्पा काल और जो मौर्य काल के बीच का जो अंतराल है, लगभग 1500 वर्षों का जो अंतराल है, वहाँ हमें जो कला के जो भौतिक अवशेष हैं वो हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए हम ये कहें कि मौर्य कला है वो एक स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था, या जो मौर्य कला है वो पश्चिमी एशियाई देशों से प्रभावित थी। इसके विषय में विद्वानों में मतांतर है। लेकिन जो मौर्यकालीन जो कला है उसमें उसके जो विभिन्न जो आयाम है उसमें उसके दो पक्षों का अध्ययन हम कर सकते हैं कि एक तो कला के विकास में यहाँ के जो शासक हैं, जो शासक वर्ग है, उन्होंने है वो कला को प्रोत्साहन दिया और उन शासकों की प्रेरणा से है वो, या राजा या शासक है उनकी प्रेरणा से है वो कला के विभिन्न जो पक्ष है वो एक प्रकार से विकसित हुए, जिसमें हम जो राजकीय संरक्षण में जो कला जो विकसित हुई, जिसको हम राजकीय कला या जिसको हम दरबारी कला हम कह सकते हैं। तो उस दरबारी कला के अंतर्गत है वो एक तो जो शासक हैं, मौर्यकालीन शासक, उन्होंने राजप्रसादों का निर्माण करवाया। और इसके अतिरिक्त राजप्रसादों के साथ साथ है जो मौर्यकालीन शासक हैं उन्होंने गुफाओं का निर्माण भी करवाया। हालांकि गुफा निर्माण की जो परंपरा है वो एक प्रागैतिहासिक काल से हमें दिखाई देती है, लेकिन जिसको हम शैल कला है, रॉक आर्ट कला हम कहते हैं। लेकिन मौर्य काल के अंदर ये जो शैल कला है वो अपने एक विकसित रूप के अंदर वो पहुँच गई थी। तो एक हम गुफा निर्माण है या गुफा स्थापत्य है हम कह सकते हैं, राजप्रसाद स्थापत्य है या गुफा स्थापत्य है, और जो एकाश्म जो स्तंभ है निर्माण कला है और स्तूप निर्माण कला है। ये 4 प्रकार की कला थी, 4 प्रकार के जो कला के आयाम थे जो एक प्रकार से है वो मौर्य शासकों के संरक्षण के अंदर है या उनके प्रोत्साहन से है ये कला के जो 4 आयाम है वो विकसित हुए। जबकि यहाँ की जनता के द्वारा उनकी स्वप्रेरणा से है जो कला विकसित हुई उसको लोक कला कहते हैं। और इस लोक कला के अंतर्गत मूर्ति कला है जिसमें यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्ति है वो प्रमुख मानी जाती है, उसका विकास है वो हुआ। जहाँ तक हम राजकीय कला या हम दरबारी कला की हम बात करें तो दरबारी कला के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि राजप्रसाद है, वो राजप्रसादों का जो निर्माण है, या हम कहें कि जो कोर्ट आर्ट है जिसमें बड़े बड़े राजप्रसादों का निर्माण है वो राजाओं के रहने के लिए किया गया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजप्रसाद है उसको हम ले सकते हैं, जिसका उल्लेख है वो मेगस्थनीज है वो करता है। और मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजप्रसाद, जो भव्य राजप्रसाद था, उसके विषय में ये कहता है कि उसकी प्रशंसा करते हुए मेगस्थनीज ये कहता है कि राजप्रसाद इतना खूबसूरत था कि वो ईरान के जो सूसा और एकबटना के जो राजप्रसाद थे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। और इसी प्रकार जो हम कहें कि जो अशोक के जो राजप्रसाद थे उसको भी जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में जो फाहियान चीनी यात्री आया था वो अशोक के राजप्रसाद की प्रशंसा करता है। और वो कहते हैं कि इतने सुंदर जो राजप्रसाद है वो मानव तो निर्मित नहीं कर सकता, हो सकता है कि देवताओं ने इनका निर्माण किया हुआ,
किया देवताओं के द्वारा निर्मित होंगे या देवताओं ने इनका निर्माण किया होगा। तो कहने का मतलब है कि मौर्यकालीन जो राजप्रसाद है वो उनकी जो प्रशंसा है वो विदेशी इतिहासकार है, विदेशी जो व्यक्ति हैं, जिसमें चीनी यात्री फायान है और एक तरह से जो मेगस्थनीज है, जो राजदूत बनकर के सेलुकस के राजदूत के रूप के अंदर भारत आया था, उसने एक प्रकार से वो प्रशंसा की है। तो मौर्यकालीन जो राजप्रसाद है उनकी जो खुदाई है उसको 1414-15 के अंदर है और 1951 के अंदर इनका उत्खनन की गई और उत्खनन के फलस्वरूप इन राजप्रसादों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो स्पूनर मोदे को जाता है। और स्पूनर मोदे ने जो कुंभरहार और बुलंदी बाग है उसमें वहाँ से है वो स्पूनर मोदे को है वो राजप्रसादों के अवशेष मिले, जहाँ कुंभरहार जो दोनों पटना में बुलंदी बाग और पटना है, जहाँ कुंभरहार के अंदर है वो एक प्रकार से है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद मिले, वहीं बुलंदी बाग से है वो हमें अशोक के राजप्रसाद है वो मिलते हैं। तो अशोक के समय के अंदर जो राजप्रसाद है उसमें एक नई शैली विकसित होती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में है राजप्रसादों के या स्थापत्य जो हम कहें कि भवन निर्माण के अंदर है वो एक प्रकार से ईंटों और का प्रयोग है वो किया जाता था, जबकि एक प्रकार से हम देखते हैं कि अशोक के समय के अंदर है वो राजप्रसाद के अंदर है वो ईंटों और कास्ट के स्थान पर है वो जो पत्थर का जो बहुलता से प्रयोग है, पत्थर का बहुलता से प्रयोग है वो हमें दिखाई देता है। तो ये राजप्रसाद के निर्माण के अंदर वो हमें अंतर दिखाई देता है। अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद जैसे मैंने बताया बिहार कुंभरहार में मिलते हैं, जबकि अशोक के राजप्रसाद बुलंदी बाग के अंदर है वो मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 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 राजप्रसाद है उस राजप्रसादों की जो प्रशंसा है वो एवियन भी करता है, मेगस्थनीज भी करता है और फायान है वो भी उन राजप्रसाद की जो एक प्रकार से है वो प्रशंसा वो करता है। इसके अलावा अशोक ने है वो जैसा आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर श्रीनगर की स्थापना और नेपाल में ललित पाटन के नगर की वो स्थापना है वो भी एक प्रकार से वो करता है। जहाँ तक अशोक के जो राजप्रसाद जो अशोक जो 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 मौर्यकालीन जो वास्तुकला है उसमें जो राजप्रसादों के निर्माण के साथ साथ जो हम कहें कि जो गुफा स्थापत्य कला है उसके अवशेष में मिलते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुफाओं के निर्माण की जो परंपरा है वो तो प्रागैतिहासिक काल में मिलती है, लेकिन अशोक के काल के अंदर ये जो मौर्य काल के अंदर जो गुफा निर्माण की जो कला है वो एक अपने अपने चरमोत्त उत्कर्ष पर वो पहुंच गई थी। और मौर्य काल के अंदर जो बाराबर और नागार्जुन की जो पहाड़ियाँ हैं जो कि बिहार के अंदर है और उनको काट करके उनकी शिलाओं को काट करके है वो जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उसकी स्थापना की गई और उन गुफाओं के अंदर है वो विभिन्न प्रकार के जो भिक्षु वगैरह हैं उनके जो आवास स्थल है वो बनाए गए और इनको आजीविक संप्रदाय के लोगों को एक प्रकार से दान में वो दी गई। तो इसमें जो बराबर और जो नागार्जुन की गुफाओं बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों को काट करके जो गुफाएं बनाई गई उसमें जो बराबर की गुफाओं के अंदर जो गुफाएं हैं जिसमें कर्ण गुफा है, सुदामा गुफा है, विश्व झोपड़ी है और चौपड़ जो गुफा है वो प्रमुख मानी जाती है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया और उनको इन गुफाओं को वो आजीविक जो संप्रदाय के जो भिक्षु हैं इनको है वो दान में दी गई। जबकि जो बराबर की गुफा में जो लोमस ऋषि गुफा है उसका निर्माण दशरथ शर्मा ने करवाया, अशोक के जो पुत्र है वो दशरथ ने करवाया और वो राजीव संप्रदाय को इसमें दान में दी गई। जबकि नागार्जुन गुफा के अंदर है वो दशरथ अशोक के पुत्र दशरथ उन्होंने 3 गुफाओं का वो निर्माण करवाया, जिसको गोपी गुफा है, वापी गुफा है, विद्धिक गुफा है। इन 3 गुफाओं का निर्माण करवाया और इन तीनों गुफाओं को आजीविक जो संप्रदाय के लोगों को है वो दान में दी गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 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 मौर्य काल के अंदर है वो इन गुफाओं का निर्माण करवाया। इन गुफाओं की दीवारों और छतों पर जो एक जो चमकदार जो पॉलिश है वो मौर्य कालीन का जो कला है उसकी विशिष्टता है, वो एक विशेषता है वो दिखाई देती है। और जो वासुदेव शरण अग्रवाल जिसको कला मरम्मत कहा जाता है, उन्होंने जो बराबर की गुफा में स्थित जो लोमस ऋषि की गुफा है, बराबर की पहाड़ी में जो लोमस ऋषि गुफा है उसके विषय में कहा है कि वो इतनी सुंदर है, उसकी चमकीली जो पॉलिश है वो इतनी सूर्य की किरणों के गिरने पर इतनी चमकदार दिखाई देती है, जैसे कि एक नई दुल्हन है वो
एक 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 चुनरी ओढ़े हुए घूंघट निकाले हुए खड़ी हो। तो इस तरह से क्या है कि इन गुफाओं के अंदर है, इन गुफाओं की जो दीवारों की जो पॉलिश है वो एक प्रकार से मौर्यकालीन जो कला का एक महत्वपूर्ण है वो पक्ष है वो माना जाता है, या महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको हम कह सकते हैं। मौर्यकालीन जो कला का जो तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, जो राज की कला का जो तीसरा महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो स्तंभ निर्माण को माना जाता है। और जैसा कि हम मानते हैं कि जो मौर्यकालीन जो 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 कला है उसका जो महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो स्तंभ निर्माण के अंदर परिलक्षित होता है। और ये जो स्तंभों का निर्माण है वो चुनार के बलुआ पत्थरों से है, वो इन स्तंभों का निर्माण किया जाता था। और विंसेंट स्मिथ जो प्रसिद्ध इतिहासकार है, उन्होंने स्तंभ निर्माण कला की परंपरा है उसको मौर्यकालीन स्तंभ निर्माण की परंपरा को ईरान से उद्भूत माना है। लेकिन हम इस पुनर्महोदय की इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मौर्यकालीन जो स्तूप हैं और जो ईरानी स्तूप है उनमें हमें एक महत्वपूर्ण आधारभूत जो अंतर है वो दिखाई देता है। वो अंतर ये दिखाई देता है कि जो मौर्यकालीन जो स्तूप हैं या सॉरी जो स्तंभ हैं वो एकात्म पत्थर से निर्मित हमें दिखाई देते हैं। हालांकि एक ही पत्थर है, उसको तराश करके बनाए गए हैं और इनके शीर्ष पर भव्य पशु मूर्तियाँ वो हमें दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या है कि जहाँ मौर्यकालीन जो स्तंभ है वो एक ही प्रस्तर खंड से निर्मित हैं, जबकि हम जो ईरानी जो स्तंभ है उसको हम देखते हैं कि वो कई टुकड़ों को कई पत्थरों को जोड़ करके है वो बनाए गए हैं। तो एक तो ये अंतर हमें दिखाई देता है। जबकि मौर्यकालीन स्तंभ में दूसरा अंतर ये था कि मौर्यकालीन जो स्तंभ है वो सपाट है, जबकि ईरानी स्तंभ है वो नालीदार हमें दिखाई देते हैं। मौर्यकालीन स्तंभों के तीसरा अंतर ये दिखाई देता है कि ये जो स्थापित किए गए हैं वो एक स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए हैं, किसी भवन को सहारा देने के लिए नहीं बनाए गए हैं। जबकि ईरानी स्तंभ है वो भवन के एक अंग हैं, भवनों की छत को सहारा देने के लिए वो बनाए गए हैं। ईरानी जो स्तंभ है उसके जो उसके शीर्ष पर है वो पशु मानवीय चित्र दिखाई देते हैं। जबकि जो 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 भारतीय जो स्तंभ है मौर्यकालीन स्तंभ है उन पर जो विभिन्न पशुओं की मूर्तियाँ हैं वो अंकित हमें मूर्तियाँ वो स्थापित हमें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार मौर्यकालीन जो स्तंभ है उनमें एक महत्वपूर्ण अंतर ये भी दिखाई देता है कि मौर्यकालीन स्तंभ है उन पर जो पॉलिश है वो एक तरह से मौलिक और विशिष्ट है, और आंधी तूफानों के थपेड़ों खुले स्थापित होने के कारण आंधी तूफानों के थपेड़ों के बावजूद भी है उनकी चमक है वो वर्तमान में भी विद्यमान। जबकि ईरानी स्तंभों पर वैसी पॉलिश है वो हमें पॉलिश की उत्कृष्टता में दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मौर्यकालीन जो स्तंभ हैं वो मौर्यकालीन जो शासक हैं उनका या जो कलाकार हैं उनकी खुद की जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उनके खुद के द्वारा आविष्कृत है वो हम कह सकते हैं वो पश्चिमी जो प्रभाव है, पश्चिमी एशियाई जो प्रभाव है वो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ईरानी स्तंभ और जो मौर्यकालीन जो स्तंभ है उनमें हमें एक तरह से आधारभूत जो अंतर है वो हमें एक प्रकार से वो दिखाई देता है। तो मौर्यकालीन जो स्तंभों की हम बात करें तो इन प्रमुख स्तंभों के अंदर है वो जो सारनाथ का जो स्तंभ है, और जो एक प्रकार से लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है, और रामपुरवा और शकिंसा का जो स्तंभ है वो एक प्रकार से जो स्तंभ है ये चार स्तंभ है वो प्रमुख रूप से वो माने जाते हैं। तो जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मौर्यकालीन स्तंभ है वो सुंडाकार हैं, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर अधिक मोटे होते हैं, और इनके शीर्ष पर विभिन्न पशु आकृतियाँ अंकित है। जहाँ पर हम सांची की स्तूप की बात करें जो एमपी के अंदर इसमें चार जो सिंह है वो पीठ सटाए हुए है, वो एक तरह से वो बैठे हुए हैं, और एक तरह से इनकी जो चौकी है जो सारनाथ स्तंभ की चौकी उस पर बैल है, अश्व है, हाथी और सिंह है के चिन्ह है वो अंकित दिखाई देते हैं, और बीच में धर्मचक्र बना हुआ है और पशुओं को चलती हुई मुद्रा के अंदर बताया गया है। तो सारनाथ के स्तंभ पे, और सारनाथ स्तंभ के बारे में आप जानते हैं कि सारनाथ आधुनिक जो एक तरह से भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, और इसका शीर्ष सबसे ज़्यादा अलंकृत हमें दिखाई देता है, और चार सिंह वो आक्रामक मुद्रा के अंदर हमें दिखाई देते हैं, और इसके आधार पीठिका में जो चार चक्र हैं और उसमें हमें जो 24 तीलियाँ वो भी हमें दिखाई देती हैं। तो जो स्तंभ है इसमें जो सारनाथ स्तंभ है वो सबसे प्रमुख है वो माना जाता है। लोरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर एक सिंह है, उसकी चौकी पर है वो दाना चूटते हुए हंसों की पंक्ति उत्कीर्ण दिखाई देती है। रामपुरा के स्तंभ पर एक वृषभ का शीर्ष है, जबकि स्किंसा का जो स्तंभ है उस पर हाथी का जो शीर्ष है वो हमें दिखाई देता है।
इसमें जो रामपुरवा है उसमें बैल है, और लोरिया नंदनगढ़ और जो वैशाली है उसमें सिंह का एक सिंह है, उसका अंकन है वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्तंभ निर्माण कला है वो मौर्य कालीन जो राजकीय कला है उसका एक महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो माना जा सकता है। मौर्यकालीन राजकीय कला के अंदर एक जो राजकीय कला का एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो स्तूप निर्माण कला को भी माना जाता है। तो स्तूप क्या है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक को स्तूपों का निर्माता कहा जाता है। और एक तरह से स्तूप निर्माण कला तो बुद्ध काल के अंदर शुरू हो गई थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उसके अवशेषों पर है वो स्तूप उनका निर्माण किया गया। और इन स्तूपों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है, सर्वश्रेष्ठ स्तूप है, सांची का स्तूप है, उसको कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्तूप है वो एक प्रकार से बुद्ध और बुद्ध के शिष्यों के जो अवशेष है उन पर बनाया गया जो एक प्रकार से जो ढांचा है उसको स्तूप है, उसको कहा जाता था। और अशोक के समय के अंदर जैसे आप जानते हैं कि अशोक ने जो 84,000 स्तूप है उनका निर्माण करवाया। और जो स्तूपों के बारे में जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि स्तूप है वो एक प्रकार से 4 प्रकार के माने जाते हैं प्रमुख रूप से। एक शारीरिक स्तूप है, शारीरिक स्तूप उनको कहा जाता है जिसमें बुद्ध और उसके शिष्यों की जो अस्थियां हैं और उनके शरीर के जो विभिन्न अंग हैं जिसमें दांत है, नख है और केस है आदि रखे जाते थे, उनको शारीरिक स्तूप कहा गया। पारिभौतिक स्तूप उनको कहा गया जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रयोग में लाई गई जो वस्तुएं हैं उन पर एक प्रकार से है वो एक इमारत बनाई गई जिसमें भिक्षा पात्र है, चरण पादुका है, आसन वगैरह है, उनको पारिभौतिक स्तूप कहा गया। उद्देशिक स्तूप उनको कहा गया कि जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है और उनकी यात्रा से जो पवित्र हुए जो स्थान है उनकी स्मृति के अंदर स्तूपों का निर्माण किया गया। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया के अंदर हुआ, लुम्बिनी में जन्म हुआ, सारनाथ ने प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर के अंदर उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो इन 4 स्थानों पर है की स्मृति को बनाए रखने के लिए है वो उद्देशिक स्तूप है वो बनाए गए। और संकल्पित स्तूप है वो एक छोटे आकार के स्तूप होते थे जिसमें जो एक तरह से हम कहें कि धनवान व्यक्तियों के द्वारा श्रद्धा से वशीभूत होकर के है वो इन स्तूपों का वो निर्माण किया गया। उनको संकल्पित स्तूप वो कहा जाता है। तो श्रद्धालुओं के द्वारा है वो निर्मित स्तूप है जिनको बौद्ध धर्म के अंदर पुण्य का काम है वो कहा गया है। तो इस तरह से क्या है कि जो स्तूपों का निर्माण है वो एक तरह से हम कहें कि अशोक के समय के अंदर हुआ। अशोक के समय अशोक ने है ऐसा कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण है वो करवाया। और इन स्तूपों के अंदर जो पिपरुआ का स्तूप है वो सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है जो नेपाल की तराई में स्थित है। और भरूच का स्तूप है वो जो एमपी में स्थित है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उसका अंकन है वो हमें मिलता है। और सांची का जो स्तूप है जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप है वो सांची का स्तूप माना जाता है। और जिसका प्राचीन नाम काकनाद वाट है वो मिलता है। और इसकी खोज है वो रायलेट ने 1818 में की। और उसका जीर्णोद्धार करने का जो श्रेय है वो जॉन मार्शल को है। और 1989 के अंदर इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची के अंदर भी रखा, सांची के स्तूप को है। तो अशोक ने सांची के जो स्तूप का निर्माण है वो अपनी जो उसकी जो पत्नी देवी थी, जो विदिशा की जो एक श्रेष्ठी धनी श्रेष्ठी की जो पुत्री थी, उसकी देखरेख के अंदर है वो सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण है वो करवाया गया। तो सांची के स्तूप के अलावा है वो जो सारनाथ का स्तूप है, तक्षशिला का स्तूप है आदि अनेक स्तूपों का निर्माण है वो मौर्य काल के अंदर है वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से मौर्यकालीन जो हम बात करें कि मौर्यकालीन जो कला है, जो स्थापत्य कला है उसमें राजकीय संरक्षण में विकसित जो कला है उसमें मौर्यकालीन जो राजप्रसाद की हम बात करें, स्तंभों की हम बात करें, गुहा स्थापत्य की हम बात करें, ये जो कला के जो 4 आयाम हैं जो राजाओं के संरक्षण के अंदर है वो जो विकसित हुई वो मौर्यकालीन कला का एक विशिष्ट जो पक्ष है वो माना जा सकता है। तो ये मौर्यकालीन कला का या दरबारी हम कला कह सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मौर्यकालीन जो मूर्ति कला है जिसको लोक कला हम कहते हैं उसके विषय में चर्चा है वो अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।